दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। दूसरी भाभी। शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि महीप उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन हयाई से कूद गई सुकनी माँ, यानी शैला चली गई। स्तब्ध रह गए भूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी वहां कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ये नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा। लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। रूप सिंह और शेखर के सामने सब स्थितियां धीरे धीरे साफ हो रही हैं कि महीप क्यों ज्यादा बात नहीं कर रहा था उनसे रास्ते में, और क्या स्थितियां सब घट रही हैं उन सब के बारे में। जब वो भूप दादा सुन रहे हैं सारी बातें। चाहा भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए न काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ने, दिख तो नहीं रही। धुंध काफी कुछ छट चुकी थी, यानी कि वो जो 11 साल के अंतराल में कुछ कुछ हुआ था उसकी धुंध। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायती होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़, सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका था। यानी कि वो स्मृतियों में लौट रहा है और देख रहा है कि सब लोग धीरे धीरे उससे बिछुड़ते जा रहे थे, एक तरह से अलग होते जा रहे थे। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चले गए बर्फ को। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो, आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले आए? हम आपको क्या लगता है? हम आपको क्या लगता है? दोनों ही हंस पड़े भूप। यानी कि पहाड़ जैसा इरादा, उस जैसी मजबूती, उस जैसी ताकत, ये सब लिए हुए तो ये सवाल किया उन्होंने। हम दोनों, आपको क्या लगता है? दोनों ही हंस पड़े भूप। शायद पहली बार बोले, हम कहाँ के पहाड़ हुए भुला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा, रूप का गला भर आया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लेवा जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। ने हाँ कहा ने ना। एक बार चलकर देख लो,
आइए कि आपको भूला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाई के लिए भी। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका। मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीद और नन्ही चिड़िया वाला, जहां जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो वहां पूरी ताकत लगा देनी पड़ती है। बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। ओह, इन बंदों को तो भूल ही गया आज। भूख को जैसे उनकी सुधि अब आई हो, फिर जोर से बोले, सुन लिया, सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नजरों से देखा तो बैल भी हैं यहाँ, मगर ये आए कैसे? बैलों को बाहर धूप में निकाल कर बांधा भूप ने। छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए? आप ही बताओ जी। सुना बड़ा मैड माइंड रखते हैं आईएएस वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भकवा गया, यानी कि वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। अजी कंधे पर ढोकर लाए इन्हें, और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर इन्हें? क्यों? मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूँ। आप दोनों को ला सकता हूँ, इन्हें नहीं ला सकता। अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते न। सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर वे हयाई पल कर बैल बने, यानी कि छोटे छोटे बड़े हो गए। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब न दिया। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है, मालूम है। उनका ये छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। ये तो सरासर खुदकशी है। तुम कहते हो खुदकशी है, मैं कहता बचने का मुकाम है। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज़ भर्रा रही थी। मैंने ना, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, इसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की? नहीं की, दुख था। लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में। हया जहाँ हूँ, बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है हया से नीचे देखने पर। मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? हया माँ है, बाबा है, शैला है, सोए पड़े हैं सब। हया महीप है, बड़द है, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों से मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ। एक व्यक्ति का अपनी चीज़ों के साथ कैसे लगाव होता है, यहाँ भूप का उन सभी चीज़ों से लगाव प्रदर्शित करता है। और लेखक दर्शाता है कि ये स्मृतियाँ, ये लगाव ही व्यक्ति को रिश्तों में, अपनी चीज़ों से जोड़ने में, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी चीज़ों के साथ रहने में आनंद की अनुभूति कराता है। दादा, ये सब देख देख कर, सुन सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अभी से भी बची खुची जिंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। भूप ने अपनी भीगी हुई पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तू सभी ने मेरे साथ बहुत। अब माफ करो भूला, मेरी खुददारी को बकस दो। अब तो जिंदा रहने तक न ही बड़द उतर सकदिन न हम, अर्थात यहीं रहेंगे। मृत्यु आएगी तो यहीं आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो विद्यार्थियों, ये था आरोहण संजीव द्वारा लिखा गया पाठ। ये कहानी बड़ी ही रोमांचक कहानी, पर्वत पर चढ़ने के साथ साथ पर्वत पर रहने वाले लोगों के जीवन की कहानी। बहुत मर्मस्पर्शी, बहुत संवेदित, बहुत कारुणिक कहानी। अलग अलग रूपों में अलग अलग बात कहने वाली इस कहानी को पढ़ करके निश्चित रूप से आनंद आया और आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। शुक्रिया, नमस्कार।